प्राइवेट एजुकेशन का जो सेटअप है उसी में इतना प्रॉब्लम है। ड्रेस के नाम पे, किताबों के नाम पर जो एक्स्ट्रा खर्च अपने सोचिए ना कि कोई अभी तक कोई रिवाइजरी बॉडी नहीं बनी है। जब से प्राइवेटाइजेशन लागू हुआ है 1990 में राजीव गांधी ने किया, तब से लेकर आज तक कोई रिवाइजरी कमेटी नहीं बनी है कि कितना आप खर्चा लीजिएगा प्राइवेट स्कूल के नाम पे, आप बच्चों से कितना फीस वसूलिएगा, कितना उनके ड्रेस पे खर्चा करिएगा, कितना उनके किताबों पे खर्चा करिएगा। और इसकी रेगुलेटरी बॉडी नहीं बनने की वजह से कभी भी आपके जो टीचर्स हैं उनको प्रॉपर पेमेंट नहीं मिलता है, जबकि 70-80 हजार रुपया जो है टीचर जो स्कूल सरकारी स्कूल से उठाते हैं और वहाँ पे एकदम मुश्किल से हमको लगता है कि 9-10 हजार रुपया। और अभी सबसे बेस्ट जो है सेकंड हार्ट किया है 18 हजार रुपया दे रहा है अपने टीचर को, सीनियर टीचर्स को। इसका घपला का क्या, जो पीएफ मार रहे हैं, मजदूरी मार रहे हैं टीचर्स की, जो आप बच्चों का, उनके माँ बाप का जेब का लगातार कटौती कर रहे हैं, लाखों का फीस आप वसूल लेते हैं, एडमिशन के नाम पे लाखों का डोनेशन उठाते हैं, उसका क्या? ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है प्राइवेट स्कूल का, इसके हम खिलाफ हैं। सरकारी स्कूल को जैसे यहाँ बेहतर करिएगा, हम समान शिक्षा का जो है कि लेवल लेकर के आएंगे। जब तक शिक्षा फ्री नहीं होगी तब तक शिक्षा जो है एक बराबर नहीं। हम प्राइवेट एजुकेशन कहीं भी किसी भी एंगल से पैरोकार नहीं। मैं कहता हूं कि आज के वक्त में जहां शिक्षा की ये स्थिति हो गई है कि एक पूरा का पूरा सेक्शन, पूरा का पूरा गांव, आप बता, हमें ये जानने की ज्यादा जरूरत है कि अगर आज यूनिवर्सिटीज में अगर फीस 1000 रुपया भी हो रहा है और उसकी बजाय लोग निकल जा रहे हैं यूनिवर्सिटी से, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो गरीबी की रेखा ये भी हो। आप गरीबी किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है कि गरीबी इस तरह से देखनी चाहिए कि वो शिक्षा में समान शिक्षा पा रहा है कि नहीं। आंकड़ों में, नंबर में, पैसा में एक हो सकता है कि 10,000, 15,000, 20,000 जिस तरह का इनकम है, स्थिति है, लेकिन गरीबी ये होनी चाहिए, गरीबी का आंकड़ा ये होना चाहिए कि वो शिक्षा पा रहा है कि नहीं, शिक्षा में कौन कौन से हर्डल्स, कौन कौन से बाधा आ रही है उसके, क्या एक दलित होने के नाते सामाजिक बाधा आ रही है उसकी, एक मुसलमान होने के नाते सामाजिक बाधा आ रही है उसकी, आदिवासी होने के नाते एक बाधा आ रही है उसकी। ये सारे सवाल हमारे लिए जरूरी है। पूरी तरह से राजनीति चल ही रही है, इस पर क्या? देखिए, उस पे ये है कि हम बतौर एक दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप है, और हम लगातार, जिसकी जवाबदेही है प्रशासन की, सरकार की, उस पर हम लगातार दबाव बना रहे हैं। हमारी और हम अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से मतलब निर्वहन कर रहे हैं कि हम प्रशासन पे दबाव बनाएं कि इस बात की अकाउंटेबिलिटी कोई ले कि इतने लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं, राइट टू एजुकेशन फॉलो हो रहा है कि नहीं। इस बात के लिए हम अग्रसर हैं। उसमें और जी, उसमें सरकार बोलती है कि 72,000 रुपया का इनकम सर्टिफिकेट तभी जाकर उसका एडमिशन, लेकिन जब अंचल में जाता है तो वो 85,000 से ऊपर, मतलब 85,000 से नीचे का बनाने का नाम नहीं, तो फिर कैसे ना? सिर्फ उसमें प्रॉब्लम थोड़ी ना है, वो पूरा प्राइवेट एजुकेशन का जो सेटअप है उसी में इतना प्रॉब्लम है। ड्रेस के नाम पे, किताबों के नाम पर जो एक्स्ट्रा खर्च अपने सोचिए ना कि कोई अभी तक कोई रिवाइजरी बॉडी नहीं बनी है। जब से प्राइवेटाइजेशन लागू हुआ है 1990 में राजीव गांधी ने किया, तब से लेकर आज तक कोई रिवाइजरी कमेटी नहीं बनी है कि कितना आप खर्चा लीजिएगा प्राइवेट स्कूल के नाम पे, आप बच्चों से कितना फीस वसूलिएगा, कितना उनके ड्रेस पे खर्चा करिएगा, कितना उनके किताबों पे खर्चा करिएगा। और इसकी रेगुलेटरी बॉडी नहीं बनने की वजह से कभी भी आपके जो टीचर्स हैं उनको प्रॉपर पेमेंट नहीं मिलता है, जबकि 70-80 हजार रुपया जो है टीचर जो स्कूल सरकारी स्कूल से उठाते हैं और वहाँ पे एकदम मुश्किल से हमको लगता है कि 9-10 हजार रुपया। और अभी सबसे बेस्ट जो है सेकंड हार्ट किया है 18 हजार रुपया दे रहा है अपने टीचर को, सीनियर टीचर्स को। इसका घपला का क्या, जो पीएफ मार रहे हैं, मजदूरी मार रहे हैं टीचर्स की, जो आप बच्चों का, उनके माँ बाप का जेब का लगातार कटौती कर रहे हैं, लाखों का फीस आप वसूल लेते हैं, एडमिशन के नाम पे लाखों का डोनेशन उठाते हैं, उसका क्या? ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है प्राइवेट स्कूल का, इसके हम खिलाफ हैं। सरकारी स्कूल को जैसे यहाँ बेहतर करिएगा, हम समान शिक्षा का जो है कि लेवल लेकर के आएंगे। जब तक शिक्षा फ्री नहीं होगी तब तक शिक्षा जो है एक बराबर नहीं। हम प्राइवेट एजुकेशन कहीं भी किसी भी एंगल से पैरोकार नहीं। इस बार का जो सबसे बड़ी बात है कि अब झारखंड के जो शिक्षा स्थिति हो गई और लगातार लचर होते जा रही है। आप नीलांबर पीताम्बर की बात करें तो लगातार नीलांबर पीताम्बर में छात्र सवाल उठाते रहे हैं कि समय पर सेशन नहीं चल रहा, और इस इलाके में सिर्फ मनातू की जो बात हो रही थी कि डिग्री कॉलेज खुलने को लेकर धनंजय जी यहाँ पहुँच गए, लेकिन ये सिर्फ मनातू की बात नहीं। अभी साथी लातेहार से
लोग भी अभी फोन किए कि यहाँ भी जो है बिल्डिंग बन के तैयार है महिला कॉलेज, लेकिन यहाँ कोई नामांकन तक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नामांकन की जो प्रक्रिया है अभी ऑनलाइन कर दिया गया है। और जिस क्षेत्र में अभी समझिए गरीब इलाका है, जहाँ दलित आदिवासी इलाके हैं, उस इलाके में अभी भी इस प्रक्रिया से बहुत पीछे हैं और उनकी नामांकन नहीं हो पा रही है। इतनी जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ रहा है। तो एक तो ये है। दूसरी बात की जो नई शिक्षा नीति आने के बाद इस इलाके में सीटी और जो ड्रॉप आउट रेट है ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। आज हम देखेंगे कि बाल तस्करी का मामला हो या बाल मजदूरी हो, एक बड़ा हिस्सा इसका कारण बन रहा है। एक तो ग्रामीण इलाकों में जो पिछड़ा हुआ इलाका है, वहाँ पे शिक्षा की स्थिति बहुत ही खराब है और उसको बेहतर करने के लिए सरकार की कोई पहल नहीं दिख रही है अभी तक। इसी का एक झलक जो है आपको मनातू दिखा कि मनातू में जो छात्र पढ़ने की ललक है और लोग सड़क पर उतरे, और इसी का परिणाम हम लोगों ने देखा कि इंटर कॉलेज का भी मांग हुआ, हाई स्कूलों का 2 हाई स्कूल का दर्जा मिला और डिग्री कॉलेज का भी सवाल उठ रहा है। ये सवाल छात्र खुद उठा रहे हैं, अभिभावक उठा रहे हैं, एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो लोग पढ़ना चाह रहे हैं, उनकी व्यवस्था सरकार नहीं कर पा रही है और एक बड़ा जवाबदेही राज्य सरकार की भी है और केंद्र सरकार की भी, जो पूरी तरह से विफल है। आप पूरे इस लीलावर पीताम्बर यूनिवर्सिटी के अंदर देखेंगे तो सरकारी कॉलेज बहुत कम है जितनी होनी चाहिए, सब प्राइवेट और प्राइवेट अफिलिएटेड कॉलेज से चल रहा है। बाकी में आप देखेंगे बहुत बड़ा नाम है इनके कॉलेज, लेकिन जितनी बड़ी इनके कॉलेज का नाम है, आप देखेंगे उस इलाके में अगर सरकारी कॉलेज होती तो और ज्यादा तरीके से पढ़ पाते लोग, बेहतर कर पाते। तो आप देखेंगे कि जो क्षेत्र है जहाँ पे सब जगह एक बात भी आया था कि सभी प्रखंडों में एक मॉडल डिग्री कॉलेज होगा, वो सिर्फ कागज पे ही रह गया है। कुछ जगह पे बिल्डिंग बन के तैयार है, लेकिन उसमें न शिक्षक है, प्रोफेसर नहीं है, एडमिशन नहीं हो रहा है, लाइब्रेरी नहीं है। तो ये सब बहुत सारा सवाल है। झारखंड में अभी भी 40% से ज्यादा प्रोफेसरों का पद खाली है। तो आप देखेंगे ये स्थिति है। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार 7,000 से ज्यादा स्कूलों में अभी भी एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं। 95% स्कूलों में एक प्रधानाध्यापक नहीं, जो स्कूल का होना चाहिए, 95% स्कूलों में नहीं। तो एक ये चल रहा है। तो इसको लेकर जो सरकार की नीति है उस ठीक करे, और हम लोग ऐसा लगातार पलामू में फिर झारखंड में आंदोलन का हिस्सा रहा है, आंदोलन करेगा। और साथ ही धनंजय जी भी इसी प्रक्रिया में, क्योंकि एक पलामू जैसा क्षेत्र से जो जेएनयू जाने का जो सपना देखते हैं लोग, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो सपना देखते हैं, तो सपना को जो हम कैसे जो एक हमला हो रहा है पूरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे भी, आप देखेंगे फंड कटौती, सीट कटौती उसका लगातार हो रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। लगातार आप देखेंगे कि जो रिसर्च का जो सीट है उसमें लगातार कटौती हो रहा है। तो इस तरह के जो तमाम तरीके का जो हथकंडा अपना रही है सरकार, और एक नई शिक्षा नीति लाकर जो एक, हम तो इसको मान रहे कि जबरदस्ती थोपा गया है छात्रों पर। और आज देख लीजिए ऑनलाइन शिक्षा की सबसे ज्यादा बात हो रही है। नेटवर्क नहीं है, रिचार्ज इतने बढ़ गया है, लोगों के पास फोन नहीं है। तो इस स्थिति में कैसे ऑनलाइन शिक्षा में लोग शामिल हो पाएंगे? झारखंड जैसे इलाका जो आदिवासी बहुल इलाका माना जाता है, जहाँ पे आज भी बाल मजदूरी और बाल तस्करी अधिकतर संख्या में लगातार आप न्यूज माध्यम से देख रहे हैं। बगल में आप चैनपुर जाएंगे तो चैनपुर के इलाके से भी तुरंत ही घटना हुआ, एक मर्डर हो गया 13 साल की लड़की का, वो काम करने जाती है और उसके साथ जी सासाराम। तो इस तरह से जिसके मतलब काम करने, जिसको पढ़ाई का उम्र है, वो काम करने पे जाने पे मजबूरी है। तो ये स्थिति है, और इसको लेकर ऐसा झारखंड से लेकर दिल्ली तक की आवाज उठाती रहती है। और इसका हिस्सा जो है कॉमरेड यहाँ धनंजय जी भी आए हैं।